वेलकम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। आइए इस वीडियो में हम आपके सिलेबस में दिए गए व्याकरण के मोस्ट कंफ्यूजिंग टॉपिक पद परिचय को पढ़ेंगे। बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं इस टॉपिक में, लेकिन इस वीडियो में हम सारे कंफ्यूजन्स को क्लियर करने वाले हैं और मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो को देखने और समझने के बाद में किसी भी दूसरे वीडियो को कहीं और से कुछ ढूंढने की, कुछ और पढ़ने की पद परिचय के बारे में आपको आवश्यकता नहीं रहेगी। और इस वीडियो में भले ही ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन इस एक वीडियो में पद परिचय के अंतर्गत आने वाले सभी व्याकरण के सभी पॉइंट्स को हम क्लियर कर देंगे। पद परिचय को समझने में बहुत सहायता मिलेगी। आइए शुरू करते हैं पद परिचय। पद परिचय। पद परिचय का अर्थ सबसे पहले हम जानेंगे। पद क्या होता है, पद परिचय किसका परिचय देना है, पद का परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। लेकिन उससे पहले हम ये जानेंगे कि पद क्या होता है। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से शब्द बनता है और जब वह शब्द स्वतंत्र रहता है तब वह शब्द कहलाता है। जैसे कि राम, श्याम, कलम, मटर आदि आदि। लेकिन वही शब्द जब व्याकरण के नियमों में बंधकर किसी वाक्य में प्रयोग कर लिया जाता है तब वह पद कहलाता है। और उस पद की प्रकृति अर्थात वो पद कैसा है और उसका परिचय देना, प्रकृति का परिचय देना और वाक्य में प्रयुक्त होने वाले दूसरे पदों से उसका संबंध बताना ही पद परिचय कहलाता है। पदों का परिचय देते समय निम्नलिखित बातें बताना आवश्यक होता है। जब पद परिचय पूछा जाता है तब निम्नलिखित बातों को बताना आवश्यक रहता है। आइए जानते हैं किन किन बातों को बताना हमें आवश्यक हो जाता है। जैसे कि वाक्य है राम घर जाता है, तो इसमें मान लीजिए कि राम शब्द का अगर परिचय पूछा जाता है, राम पद का परिचय पूछा जाता है, तो राम एक किसी का नाम है, तो राम एक संज्ञा है। तो उसमें हम संज्ञा के भेद, सबसे पहले कौन सा भेद है, संज्ञा का भेद मेंशन करेंगे, उल्लेख करेंगे संज्ञा के भेद का कि कौन सा भेद है संज्ञा का। तो इसके लिए हमें संज्ञा के भेदों को जानना होगा कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं और उनकी क्या क्या पहचान होती है। तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं। संज्ञा 3 प्रकार की होती है: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा वे शब्द होते हैं जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या किसी स्थान के नाम का बोध कराते हैं। जैसे कि राम, कृष्ण, शंकराचार्य, ताजमहल, कल्पवृक्ष, आगरा आदि आदि, ये सभी स्थानों के और लोगों के नाम हैं। तो ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। इसके बाद में दूसरी है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में किसी प्राणी, पदार्थ, वस्तु, समुदाय की जाति का बोध होता है। वे जो इन शब्दों का, इन चीज़ों का जो बोध कराते, इन जातियों का जो बोध कराने वाले शब्द हैं, वे सभी जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कि स्त्री, पुरुष, बच्चा, नदी, सड़क, गाय, हाथी, देश, सेना, परिवार। तो ये सभी जो हैं वो जातिवाचक संज्ञा है। इसके बाद में तीसरी संज्ञा आती है भाववाचक संज्ञा। जो शब्द अथवा पद किसी भाव, दशा, स्थिति, स्वभाव, गुण आदि के नाम का बोध कराते हैं तो वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कि सुंदरता, कुरूपता, बचपन, यौवन, बुढ़ापा, पवित्रता, वीरता, धीरता, अमीरी, गरीबी, मित्रता, शत्रुता, ये इस तरह के जो भाव हैं वो सभी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो अब यहाँ पर देखना होगा कि संज्ञा का कौन सा भेद है, उस पद में संज्ञा का कौन सा भेद है। तो संज्ञा का वही भेद यहाँ लिख दिया जाएगा। जैसे कि राम है तो वो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे, यहाँ पर हम उल्लेख कर देंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके बाद में दूसरा है लिंग। लिंग, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लिंग 2 प्रकार के होते हैं, एक पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग। पुल्लिंग
वे शब्द होते हैं जो कि पुरुषत्व का बोध कराते हैं। पुरुषत्व का बोध कराने वाले, पुरुष होने का बोध कराने वाले शब्दों को पुल्लिंग कहा जाता है, और स्त्रीत्व का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी, अब जैसे राम है तो वह क्या है, वह पुल्लिंग है, यहाँ पर हम लिख देंगे पुल्लिंग। इसके आगे है वचन। वचन भी दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और दूसरा बहुवचन। एक वस्तु है तो एक वचन में आएगी, और एक से अधिक वस्तुएं हैं तो वह बहुवचन कहलाती हैं। जैसे कि यहाँ पर राम है तो राम एक वचन हो जाएगा। इसके बाद में लिखा है कारक। तो कारक में क्या है कि कारक की 8 विभक्तियाँ होती हैं, उनके आधार पर, उन विभक्तियों के आधार पर ये निर्धारित किया जाता है कि यहाँ पर कौन सा कारक है। कारक विभक्तियाँ 8 प्रकार की मानी गई हैं, जैसे कि कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अधिकरण में पर संबोधन का की के नानी ने संबोधन अरे हे ओ रे आदि शब्द होते हैं। जहाँ पर ये विभक्तियाँ होंगी, इन विभक्तियों के आधार पर यह निश्चित किया जाता है कि इसमें कौन सा कारक है। जैसे कि मान लीजिए उसमें लिखा है कि मान लीजिए एक वाक्य है, राम ने श्याम को बुलाया, तो राम ने, अर्थात तो यहाँ ने आ गया, तो ने जो है वो कर्ता कारक है। तो यहाँ पर हम जो कारक है वह कर्ता कारक लिखा जाएगा। इसके बाद में क्रिया के साथ संबंध। राम, जैसे कि मैंने पहले एक सेंटेंस, एक वाक्य बोला था कि राम घर जाता है। राम कौन है, जाता है क्रिया का कर्ता, तो क्रिया से राम का यह संबंध यहाँ पर उल्लेखित हो जाएगा। इसके साथ में ये जो संज्ञा पद है, संज्ञा पद का परिचय पूरा हो जाता है। इसके बाद में अगर कोई सर्वनाम पद है और उसका परिचय मांगा जाता है, उसके पहले हमें ये जानना होगा कि सर्वनाम कौन कौन से होते हैं, सर्वनाम के भेद कितने होते हैं। तो सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं, और संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, और सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि सर्वनाम के 6 कौन कौन से भेद होते हैं, जिसमें पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। जिसमें हम पहला पढ़ेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। कैसे जानेंगे हम? पुरुषवाचक सर्वनाम में भी 3 भेद दिए गए हैं, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक। जैसे कि इंग्लिश में हम पढ़ते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, उसी तरह से इसमें भी है। जो उत्तम पुरुषवाचक हैं वे फर्स्ट पर्सन है। इसमें मैं, मेरा, मैंने, मुझको, हम, हमारा, हमने, हमें आदि शब्द आते हैं। ये सब उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद में सेकंड पर्सन में आते हैं मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इसमें जो लेखक है, सुनने वाले और पढ़ने वाले के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है वे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। लेखक का आशय है कि लेखक या वक्ता, कोई कहने वाला या कोई लिखने वाला, जिन दूसरों के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है वे सब मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। जैसे कि तुम, तेरा, तुमको, तुम्हें, तुम्हारा, आपको, आपने, आपसे, इस तरह के जो शब्द हैं, जो पद हैं, वे सभी मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। थर्ड पर्सन में आते हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ये किसी तीसरे व्यक्ति की ओर इंडिकेशन कर रहे होते हैं, वह, उसे, उसके, उसने, उससे, उन्हें आदि। इस तरह से किसी तीसरे के बारे में जहाँ बात हो रही होती है तो वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। इसके बाद में दूसरा भेद होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना के स्थान पर प्रयोग होने वाले सर्वनाम शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं।
जैसे कि वे लोग जो सामने बैठे हैं वे कौन हैं, वह आदमी जो यहाँ खड़ा है उन्हीं से रास्ता पूछ लो। तो ये जो उन्हीं से है और वे लोग जो सामने बैठे हैं वे कौन हैं, तो ये जो बे शब्द है और उन्हीं से हैं, ये सब जो है वे निश्चयवाचक सर्वनाम है। अर्थात जो लोग सामने बैठे हैं उनके बारे में ही बे कहा जा रहा है कि वे लोग कौन हैं। और यहाँ के जो आदमी वहाँ खड़े हैं उन्हीं से पूछ लो, अर्थात ये कन्फर्म है कि किन उन्हीं का उपयोग, उन्हीं का प्रयोग किन के लिए किया गया है, जो आदमी वहाँ खड़े हैं। तो इसलिए यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। इसके बाद में तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें व्यक्ति, वस्तु, घटना कोई निश्चित नहीं पता होती है, अनिश्चित रहता है। जैसे कि मैं किसी से कुछ नहीं लेता, तो यहाँ ना तो किसी का कन्फर्म है कि कौन है और ना ही कुछ के लिए क्या लेता है वो भी कन्फर्म नहीं है। मैं बाज़ार से कुछ खरीद कर खा लूँगा। मैं किसी से कुछ नहीं कहता, तो इस तरह के जो कुछ, किसी, कोई जो शब्द हैं ये अनिश्चित हैं, अनिश्चयवाचक हैं। पता नहीं कि दरवाजे पर कौन है, तो कौन है दरवाजे पर ये किसी को नहीं पता है कि कौन है। एक अनिश्चय की अवस्था है, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है ये। चौथा आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन वाक्यों में कौन, किससे, किनको, किसने, किससे, क्या, इस तरह के जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं वहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। इसके बाद पांचवा आता है संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द प्रधान वाक्य या आश्रित वाक्य में संबंध जोड़ते हैं उन्हें संबंधवाचक कहा जाता है। जैसे जिसको कुछ नहीं चाहिए वही शहंशाह है, उसे क्या समझाओगे जिसमें अकल ही नहीं है। ये इस तरह के जो जिन्हें उन्हें दोनों जुड़े हुए हैं, उसे क्या समझाओगे जिसमें अकल नहीं है, तो उसे और जिसमें, तो ये दोनों वाक्य जो अलग अलग हैं ये एक दूसरे पर आश्रित हैं। इन शब्दों के द्वारा उसे क्या समझाओगे जिसमें अकल ही नहीं है, तो उसे और जिसमें शब्दों के कारण, पदों के कारण इसमें संबंध बन रहा है, इस वाक्य में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है ये वाक्य, तो यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। छठा है निजवाचक सर्वनाम। इसमें स्वयं, अपने आप, खुद ऐसे शब्द देखने को मिलते हैं। जैसे कि मैं अपना काम स्वयं कर लेता हूँ, मैं अपने काम से काम रखता हूँ, मैं खुद बाज़ार जाऊँगा, है ना। इस तरह से खुद, स्वयं, अपने आप जैसे शब्द जहाँ आएंगे वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो ये तो हो गए सर्वनाम के भेद। यहाँ पर एक जो भी पद का जो भी भेद होगा उसे मेंशन कर देना है, उल्लेख कर देना है। उसके बाद में पुरुष में जो पहला सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम मैंने पढ़ाया अभी, उसके अंतर्गत जो 3 भेद मैंने बताए थे, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, उन तीनों में से ही कौन सा पुरुष है वो इसमें आपको मेंशन करना चाहिए पुरुष के अंतर्गत। इसके बाद में लिंग मैं ऊपर बता ही चुकी हूँ। संज्ञा पद की परिचय देते समय मैं लिंग बता चुकी हूँ कि 2 प्रकार के लिंग होते हैं। वचन भी मैं ऊपर बता चुकी हूँ। इसके बाद में कारक भी मैंने ऊपर बता दिया है, क्रिया से संबंध। अब उस सर्वनाम पद का क्रिया के साथ क्या संबंध है। वह खाना खाता है, खाने की क्रिया कौन कर रहा है, वह। तो इसमें लिख देंगे खाता है क्रिया को करने वाला या खाता है क्रिया का कर्ता। इस तरह से यहाँ पर हम उल्लेख कर देंगे तो क्रिया से संबंध जो है वो क्लियर हो जाएगा। इसके बाद में तीसरा पद आता है विशेषण। यदि विशेषण पद पूछा जाता है उसके सबसे पहले हम जानेंगे भाई विशेषण क्या होते हैं। किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं, किसी व्यक्ति की विशेषता बताते हैं, किसी वस्तु की विशेषता बताते हैं, तो वे शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण के भी कुछ भेद होते हैं। आइए हम जानेंगे कि विशेषण के कितने भेद होते हैं। विशेषण के भाई 4 भेद होते हैं। सबसे पहला है गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण।
तो हम इसमें सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि गुणवाचक विशेषण क्या होता है। जो विशेषण पद अपने संज्ञा सर्वनाम शब्दों के गुणों का बोध कराते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि गुलाब सुगंधित फूल है, वो लड़की चालाक है, रीता एक सुंदर नारी है। इस तरह से तो सुंदर, चालाक, सुगंधित, ये जो ऐसे शब्द हैं ये सभी गुणवाचक विशेषण कहलाएंगे। इसके बाद में दूसरा आता है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण में वे पद जो संख्या संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं वे संख्यावाचक विशेषण होते हैं। जैसे कि 5, 7, प्रथम, तृतीय, द्वितीय, 1000, 100, लाख, इस तरह के जो शब्द हैं, जो पद हैं, वे संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अच्छा, कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो अनिश्चित संख्यावाचक होते हैं कि जैसे कुछ, थोड़े से, कई, अनेक, काफ़ी, बहुत, जिसमें ये निश्चित नहीं है कि कितना है। ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होते हैं। और तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। वे विशेषण पद जो अपने विशेष के मात्रा का बोध कराते हैं, जिसकी विशेषता बता रहे हैं उसकी मात्रा का बोध कराते हैं। जैसे 2 लीटर दूध, 5 किलो लड्डू, बहुत चीनी, थोड़ा नमक, इस तरह से ये शब्द जो हैं परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। चौथा आता है सार्वनामिक विशेषण। तो सार्वनामिक विशेषण में क्या है कि ये भी सर्वनाम शब्द होते हैं और संज्ञा शब्दों के आगे लगे होते हैं। संज्ञा शब्दों की विशेषता बन जाते हैं वे ही सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। या यूं कह सकते हैं कि वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा के आगे लगकर उसकी विशेषता बताने लगते हैं, उसकी विशेषता बन जाते हैं, वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि इन किताबों को पढ़ना चाहिए, किताबों के आगे इन लग गया। किताबों अर्थात जातिवाचक संज्ञा हो गई और उसके आगे इन लग गया, तो ये जो इन है वो एक सार्वनामिक विशेषण है। ये पेड़ बहुत अच्छे लगते हैं, अर्थात पेड़ों के आगे ये लग गया, सर्वनामिक विशेषण हो गया। तो इस तरह ये विशेषण के भेद पूरे हो जाते हैं। इसके बाद में लिंग लिखना है, तो लिंग मैं ऊपर बता चुकी हूँ, वचन भी मैंने ऊपर बता दिए हैं, और उसका विशेषण का भेद लिखने के बाद जिसकी विशेषता, वह पद जिसकी विशेषता बता रहा है वही विशेष्य कहलाएगा। तो उस पद का उल्लेख यहाँ पर लिख देना होगा। अब पढ़ेंगे क्रिया। अगर कोई क्रियापद पूछ लिया जाता है, क्रियापद का परिचय पूछा जाता है, तो उसमें भी हम सबसे पहले क्रिया का भेद बताएंगे। क्रिया के मुख्य रूप से 2 भेद होते हैं, एक कर्म के आधार पर और एक संरचना के आधार पर। कर्म के आधार पर भी क्रिया 2 प्रकार की होती है, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। जिसमें अकर्मक क्रिया को हम जानेंगे सबसे पहले कि अकर्मक क्रिया कैसे पहचानी जाएगी। जब क्रिया के फल का सीधा प्रभाव कर्ता पर पड़े, क्रिया का सीधा प्रभाव कर्ता पर पड़े, तब वहाँ पर अकर्मक क्रिया होती है। ये कर्म रहित क्रियाएं होती हैं। जैसे कि उषा लिखती है, लिखती है, तो ये नहीं पता है कि क्या लिख रही है, उषा लिखती है या उषा लिख रही है, तो इसमें कोई कर्म डिफाइन नहीं किया गया है, इसलिए ये अकर्मक क्रिया होगी, लिख रही है या लिखती है। अब हम उसी सेंटेंस को कहें कि उषा पत्र लिखती है या उषा पत्र लिख रही है, तो इसमें ये कर्म डिफाइन हो गया है कि उषा क्या लिख रही है, उषा पत्र लिख रही है, वो सकर्मक क्रिया हो जाएगी। जहाँ कर्म दिया होता है वह सकर्मक क्रिया है। इसमें कर्ता पर प्रभाव न पड़कर कर्म पर प्रभाव पड़ता है, वह सकर्मक क्रिया है। और जिसमें सीधे कर्ता पर प्रभाव पड़ता है वह अकर्मक क्रिया होती है। दूसरी, संरचना के आधार पर क्रिया के 6 भेद माने गए हैं। पहला है सहायक क्रिया। वाक्य में प्रयोग की गई वे क्रियाएं सहायक क्रियाएं कहलाती हैं जो कि मुख्य क्रिया की सहायिका के रूप में काम करती हैं। जैसे कि राम कहने लगा,
तो कहना एक क्रिया है और लगा उसमें जब लिख दिया, लगा दिया क्रिया के साथ में, तो वो लगा सहायक क्रिया है। वह खाना खा चुका है, खाना खाना एक क्रिया है और चुका है उसकी सहायक क्रिया है। तो इस तरह से ये सहायक क्रियाएं मुख्य क्रियाओं की सहायता करती हैं, उनकी सहायिका के रूप में काम करती हैं। दूसरा है सामान्य क्रिया। ये मुख्य क्रियाएं होती हैं, सामान्य रूप से बोली जाती हैं, जैसे कि उसने कहा, मैंने सुना, तुमने देखा, इस तरह की जो क्रियाएं हैं वे मुख्य क्रियाएं सामान्य क्रिया कहलाती हैं। तीसरा है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया में क्या होता है कि एक से अधिक क्रियाएं जुड़कर वाक्य में क्रिया को पूर्णता प्रदान करती हैं। जैसे कि वह कल बनारस चला गया, चला गया, दोनों क्रियाएं एक साथ जुड़ गई हैं और ये संयुक्त क्रिया कहलाती हैं। रमेश इस किताब को पढ़ सकता है, सकता है एक क्रिया है, पढ़ना एक क्रिया है। दोनों क्रियाएं जब संयुक्त हो गई, जब जुड़ गई, तो ये क्रिया को पूर्णता प्रदान कर रही हैं। चौथा है नाम धातु क्रिया। क्रिया के मूल रूप से भिन्न जो क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों से बनती हैं वे नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे कि बात, एक शब्द है बात, एक क्रिया है बात, उस बात से नई क्रिया नाम धातु क्रिया बनेगी बतियाना। झूठ है एक क्रिया, उसकी नाम धातु क्रिया हो जाएगी झुटलाना। जैसे कि एक सर्वनाम शब्द है अपना, अपना से जब हम नाम धातु क्रिया बनाएंगे तो हो जाएगा अपनाना। इस तरह की क्रियाएं नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। इसके उदाहरण में मैं एक दो सेंटेंस आपको बताती हूँ। राम ने राहुल के कान में राज की बात बताई, तो ये बात से शब्द बना है बताई। और मैंने एक शब्द बोला था अपनाना, अपना, अपना से क्या शब्द बनता है अपनाया, मान लीजिए अपनाया, अपनाना आदि शब्द। जैसे कि सीता ने अपने बच्चे के होते हुए भी दूसरे एक अनाथ बच्चे को अपनाया। तो ये इस तरह से ये क्रियाएं क्रिया के मूल रूप से बनी हुई होती हैं, उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। और ये पांचवी क्रिया है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होता है, कर्ता स्वयं काम ना करके किसी दूसरे को काम करने के लिए प्रेरित करता है। जैसे करना एक क्रिया है और करवाना प्रेरणार्थक क्रिया है। इसके उदाहरण में हम कहेंगे ठेकेदार मजदूर से ईंटें उठवाता है, तो उठाता नहीं है, उठवाता है। तो उठवाना एक ये प्रेरणार्थक क्रिया है। मैंने आज उसे शिक्षक से पिटवाया, पिटवाना प्रेरणार्थक क्रिया है। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गई प्रेरणार्थक क्रियाएं। नेक्स्ट क्रिया पढ़ते हैं हम पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया में क्या होता है कि इसमें भी दो क्रियाएं एक साथ दी गई होती हैं, लेकिन जो क्रिया किसी वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले प्रयोग की जाती है तो उसको पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे कि पुष्पा उठकर बैठ गई, पहले उठी थी और फिर बैठ गई, उठकर बैठ गई। तो उठकर जो शब्द आया है, जो उठकर पद आया है, ये एक पूर्वकालिक क्रिया है। जैसे कि मैं बोल बोल कर थक चुकी हूँ, उसी तरह तो जो बोल बोल कर शब्द है, थक चुकना एक क्रिया है और उसके पहले है बोल बोल कर, अर्थात मैं बहुत समय से बोल रही हूँ, तो ये पूर्वकालिक क्रिया में आ गया। इसके बाद में आपको समझ में आ गया होगा ये क्रिया। तो इसके साथ में ये क्रिया के सभी भेद पूर्ण हो जाते हैं। तो जो भी पद आपको परिचय के लिए दिया जाएगा उसमें क्रिया का भेद आप पहचान लेंगे कि कौन सा भेद यहाँ उपस्थित है, उसका ही उल्लेख इसके अंतर्गत कर दिया जाना चाहिए। इसके बाद में आता है लिंग। तो लिंग मैंने ऊपर वीडियो में आपको पहले बता चुकी हूँ कि लिंग दो प्रकार के होते हैं, वचन भी दो प्रकार के होते हैं, जो कि मैं पहले ही वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। इसके बाद आता है काल। काल हम सब जानते हैं कि काल तीन प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। तो भूतकाल जो समय गुजर गया है, पिछले समय को भूतकाल कहते हैं, जो प्रेजेंट में चल रहा है वो उसको वर्तमान काल कहेंगे, जो आने वाला समय है उसको भविष्यत काल कहेंगे। जो भी काल उसमें पद में जो भी काल दिया होगा उसके आधार पर आप यहाँ काल का उल्लेख कर देंगे। इसके बाद में आता है वाच्य।
वाच्य को पढ़ेंगे हम। वाच्य क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया का मूल आधार कर्ता है, कर्म है या भाव है, वही आधार वाच्य कहलाता है। वाच्य के 3 भेद होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। जब वाक्य में क्रिया का केंद्र बिंदु कर्ता होता है तब वहाँ पर कर्तवाच्य होता है। जैसे कि उषा पत्र पढ़ रही है, मोहन पत्र लिख रहा है ना, मोहन ने चिट्ठी लिखी। कर्ता इसमें केंद्र बिंदु है, कर्ता के बारे में बताया जा रहा है, तो यहाँ पर कर्तवाच्य हो जाएगा। और जिन वाक्यों में कर्ता केंद्र बिंदु नहीं होता, क्रिया का केंद्र बिंदु कर्म होता है, वहाँ पर कर्मवाच्य होता है। जैसे कि हम कहें, अभी मैंने एक सेंटेंस बोला था, उषा पत्र पढ़ रही है, तो ये कर्तवाच्य है। और जब हम कहेंगे पत्र उषा के द्वारा पढ़ा जा रहा है, तब क्या होगा? तब हो जाएगा कर्मवाच्य, क्योंकि ये कर्म प्रधान हो गया, यहाँ पर केंद्र बिंदु कर्म हो गया कि पत्र उषा के द्वारा पढ़ा जा रहा है। इसके बाद में तीसरा भेद है भाववाच्य। और जब हम इस वाक्य को, उषा पत्र पढ़ रही है और पत्र उषा के द्वारा पढ़ा जा रहा है, अगर इस वाक्य को हम भाववाच्य में कहेंगे तो हम कहेंगे कि उषा से पत्र पढ़ा नहीं जाता, तब यहाँ पर भाववाच्य आ जाएगा। ऐसे वाक्यों को भाववाच्य कहते हैं। जहाँ क्रिया का भाव प्रधान रहता है, वहाँ उन वाक्यों को भाववाच्य कहते हैं, वे भाववाच्य में आते हैं। तो जो भी वाच्य होगा उसे आप पहचान कर उसका उल्लेख कर देंगे, और कर्ता का उल्लेख। फिर इस क्रिया को करने वाला कौन है? जैसे कि उषा पत्र लिख रही है, पढ़ रही है या लिख रही है, तो इसमें क्रिया का कर्ता कौन है? पढ़ने की क्रिया कौन कर रहा है? उषा। तो यहाँ पर नाम लिख देंगे कि यह उषा करता है। ठीक है। इसके बाद में भाई अभी ये विकारी शब्दों के भेद होते हैं, क्रिया, विशेषण, सर्वनाम और संज्ञा, हमने इनको पूरा कर लिया है। इसके बाद में अविकारी शब्द आते हैं। अविकारी शब्द 5 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण उसमें सबसे पहले आता है, तो हम सबसे पहले क्रिया विशेषण को पढ़ेंगे। यदि कोई क्रिया विशेषण पद परिचय पूछा जाता है, क्रिया विशेषण पद का परिचय पूछा जाता है, तब आपको क्या लिखना होगा? अब हम इसमें क्रिया विशेषण के भेद पढ़ेंगे। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण हम कैसे पहचानेंगे? वाक्य में जब क्रिया के कब होने का उत्तर मिलता है तो वह कालवाचक पद होता है, कालवाचक क्रिया विशेषण वहाँ पर रहता है। जैसे कि वह कल आएगा, तो वह कब आएगा? कल आएगा। तो ये जो कल है वो कालवाचक हो गया। वह सदा सच बोलता है, तो कब सच बोलता है? सदा सच बोलता है, सदा बोलता है। तो ये जो सदा पद है, सदा शब्द है, ये कालवाचक क्रिया विशेषण में आ जाएगा। मैं बार बार भूल जाती हूँ, तो मैं कब भूल जाती हूँ? बार बार भूल जाती हूँ। तो ये बार बार शब्द जो है वो कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। इसके बाद में दूसरा क्रिया विशेषण आता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। इस स्थानवाचक क्रिया विशेषण में कहाँ का उत्तर मिलता है? क्रिया कहाँ हो रही है उसका उत्तर मिलता है। नीलांजन ऊपर बैठा है। नीलांजन कहाँ बैठा है? ऊपर बैठा है। उस रास्ते पर बाईं ओर मुड़ जाना, तो किधर मुड़ जाना? कहाँ मुड़ जाना? बाईं ओर मुड़ जाना। पहाड़ के ऊपर बर्फ गिरी है, कहाँ गिरी है? ऊपर गिरी है। जहाँ तुम जाओगे वहीं मैं आऊँगा। कहाँ आऊँगा? कहाँ जाओगे? जहाँ तुम जाओगे वहीं मैं आऊँगा। अर्थात जब वाक्य में क्रिया के कहाँ होने का उत्तर मिलता है तब वहाँ स्थानवाचक क्रिया विशेषण रहता है। इसके बाद में तीसरा क्रिया विशेषण होता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्रिया की विधि को बताता है कि क्रिया किस प्रकार हो रही है। जिस प्रकार से क्रिया हो रही, इसमें किसका उत्तर मिलता है? क्रिया किस प्रकार हो रही है? अंजलि जोर जोर से बोलती है। अंजलि कैसे बोलती है? जोर जोर से बोलती है। तो ये जो जोर जोर से है ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। तुम
तुम धीरे धीरे चलते हो। कैसे चलते हो तुम धीरे धीरे चलते। जो धीरे धीरे शब्द है ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। चौथा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में परिमाण अर्थात मात्रा का ज्ञान होता है। कितने का, कितना का उत्तर मिलता है इसमें। मेरी बात सुनकर तुम बहुत हंसते हो। तुम कितना हंसते हो? बहुत हंसते हो। बहुत शब्द जो है वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। जितना सोचो उतना ही बोलो। जितना और उतना ये क्या है? क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, तो इस तरह के जो शब्द हैं अधिक, जितना, उतना, कम, बहुत, ये सब परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। इसके बाद में ये क्रिया विशेषण के भेद तो यहाँ पर पूरे हो जाते हैं और आप दिए गए पद के अनुसार क्रिया विशेषण का उल्लेख कर देंगे कि उसका कौन सा भेद यहाँ पर है। इसके बाद में जिस शब्द की, जिस पद की विशेषता उसमें बताई जा रही है उसका उल्लेख कर देंगे, क्योंकि क्रिया विशेषण का अर्थ क्या होता है? जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वे शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो यहाँ पर किसकी विशेषता बताई जा रही है? पद के द्वारा किसकी विशेषता बताई जा रही है, उस पद का उल्लेख यहाँ पर आपको करना चाहिए और करना होगा। इसके बाद में छठा आता है समुच्चय बोधक। अब हम आगे पढ़ेंगे समुच्चय बोधक अव्यय। यदि कोई पद समुच्चय बोधक, यदि समुच्चय बोधक पद का परिचय पूछा जाता है तब हमें क्या क्या लिखना होगा? तो इसमें भी सबसे पहले हमें समुच्चय बोधक अव्यय के भेद लिखने होंगे। ये समुच्चय बोधक अव्यय जो हैं वो एक प्रकार के कंजक्शन होते हैं जो शब्दों को जोड़ते हैं, पदों को जोड़ने का काम करते हैं। इसमें और, इसलिए, क्योंकि, किंतु, परंतु, तथा, अन्यथा जैसे शब्द होते हैं जो कि वाक्यों को जोड़ रहे होते हैं, जो कि पदों को जोड़ रहे होते हैं। शब्दों, वाक्यों, उपवाक्यों अथवा वाक्यांशों को जोड़ने वाले अविकारी शब्द समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। इसके दो भेद होते हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक और व्याधिकरण समुच्चय बोधक। इसमें सबसे पहले हम समानाधिकरण समुच्चय बोधक को पढ़ेंगे। समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, समान और अधिकरण। ठीक है, तो इसमें इसके नाम से ही स्पष्ट होता है कि समान, स्थिति, स्तर आदि के शब्दों, वाक्यों, उपवाक्यों को जोड़ने वाला शब्द होता है ये। जैसे कि किंतु, परंतु आदि समुच्चय बोधक शब्द हैं, इनसे ये सब समानाधिकरण शब्द होते हैं। जैसे किंतु, परंतु, और, तथा, अतः, वरना, बल्कि, लेकिन आदि शब्द जो हैं, आदि पद जो हैं, ये समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द हैं। दूसरा है व्याधिकरण समुच्चय बोधक। तो इसमें क्या होता है? प्रधान और आश्रित उपवाक्यों को जोड़ने वाला अविकारी शब्द व्याधिकरण समुच्चय बोधक शब्द कहलाता है। अब समझने की चीज़ है कि समानाधिकरण में समान स्तर के शब्द और उपवाक्य जोड़े जाते हैं, लेकिन व्याधिकरण में प्रधान और आश्रित उपवाक्यों को जोड़ा जाता है। जैसे कि उसने रात को पढ़ाई कर ली ताकि सुबह खेल सके। जैसे कि उसने रात को पढ़ाई कर ली ताकि सुबह खेल सके। तो जब एक क्रिया है रात को पढ़ाई कर ली ताकि सुबह खेल सके, सुबह खेलना दूसरी क्रिया है। तो ये अलग अलग दोनों क्रियाएं हैं, समान स्तर की क्रियाएं नहीं हैं और इनको ताकि शब्द से जोड़ा गया है, इसलिए यहाँ पर व्याधिकरण समुच्चय बोधक है। मेरी बहन आ रही थी इसलिए मैं चला गया। तो इसमें बहन आ रही थी एक क्रिया है और चला जाना दूसरी क्रिया है। ये दोनों अलग अलग स्तर की क्रियाएं हैं और इनको इसलिए से जोड़ा गया है, इसलिए यहाँ पर व्याधिकरण समुच्चय बोधक है। इसमें शब्द कह सकते हैं कि क्योंकि, इसलिए, चूंकि, कि, इस कारण आदि प्रकार के शब्द आते हैं, वे सब व्याधिकरण समुच्चय बोधक होते हैं। इसके बाद में जिन शब्दों या पदों को मिला रहा है, वो जो समुच्चय बोधक अव्यय है, जो पद है, जो शब्द है, वो किन शब्दों को और किन पदों को मिला रहा है, उन दोनों पदों का उल्लेख यहाँ पर करना होता है। इसके साथ में समुच्चय बोधक पद का
परिचय पूरा हो जाता है। आगे है संबंध बोधक। संबंध बोधक अव्यय का जब पद परिचय पूछा जाता है तब उसमें भी सबसे पहले संबंध बोधक का भेद लिखते हैं और इसके बाद में जिसके साथ संबंध बताया जा रहा है उसका उल्लेख इसमें लिखना होता है। तो हम सबसे पहले संबंध बोधक का भेद पढ़ेंगे। संबंध बोधक के कितने भेद होते हैं? संबंध बोधक के लगभग 14 भेद माने गए हैं। कालवाचक, स्थानवाचक, दिशावाचक, कारणवाचक, तुलनावाचक, साधनवाचक, संग्रहवाचक, उद्देश्यवाचक, सहचरवाचक, सादृश्यवाचक, व्यतिरेकवाचक, विषयवाचक, विनिमयवाचक, विरोधवाचक। तो इतने सारे याद रखना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो आप केवल अगर वहाँ पर संबंध बोधक अव्यय लिख देंगे तो भी आपका मान लिया जाता है। और जिन शब्दों में, जिन पदों में वो पद संबंध बोधक अव्यय जिनमें संबंध बता रहा है उन पदों को यहाँ पर मेंशन कर दिया जाता है, उनका उल्लेख कर दिया जाता है। इसके साथ में संबंध बोधक अव्यय का परिचय पूर्ण हो जाता है। इसके बाद में है विस्मयादि बोधक। इसके बाद में है विस्मयादि बोधक अव्यय। तो इसके बाद में है विस्मयादि बोधक अव्यय। इसमें भी सबसे पहले इसका भेद लिखा जाता है और किस भाव को, वह पद, वह शब्द किस भाव को प्रकट कर रहा है उस भाव का उल्लेख इसमें कर दिया जाता है। विस्मयादि बोधक के ही 9 प्रकार माने गए हैं। हर्ष बोधक, विस्मय बोधक, ग्लानि बोधक, आशीर्वाद बोधक, स्वीकार बोधक, तिरस्कार बोधक, संबोधन बोधक, शोक बोधक, भय बोधक। तो जैसे कि इनके नाम से ही ये स्पष्ट है कि हर्ष बोधक वे शब्द हैं जो कि हर्ष को प्रकट करते हैं, जैसे कि वाह वाह, धन, आहा, शाबाश, ओहो। ये इस तरह के जो शब्द हैं वे प्रशंसा को और हर्ष को प्रस्तुत करते हैं। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि एक जो विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है, इंटरजेक्शन साइन कहते हैं उसको इंग्लिश में, वो इसमें जरूर लगा होता है। तो इसमें विस्मय बोधक में बता देती हूँ। विस्मय बोधक के अंतर्गत वाह, अरे, ओहो, हैं, क्या, ऐसे आश्चर्यजनक जो शब्द होते हैं वे आते हैं। ग्लानि बोधक जैसे कि छी छी, थू थू आदि, ये सब ग्लानि बोधक अव्यय होते हैं, ग्लानि बोधक पद होते हैं, ग्लानि बोधक शब्द होते हैं। आशीर्वाद बोधक होते हैं जीते रहो, दीर्घायु बनो। स्वीकार बोधक क्या होते हैं? अच्छा, ठीक, जी हाँ, हाँ जी, इस तरह से। तिरस्कार बोधक शब्द क्या होते हैं? छी, हट, धिक, थू थू आदि, ये सब तिरस्कार बोधक शब्द होते हैं। संबोधन बोधक क्या होते हैं? अरे, री, जी, अजी, अबे, ये सब संबोधन बोधक होते हैं। शोक बोधक शब्द कौन से होते हैं? ओह, उफ, तौबा तौबा। भय बोधक बाप रे बाप, उई, भागो, इस तरह के जो शब्द हैं ये सब भय बोधक होते हैं। तो ये सब विस्मयादि बोधक शब्दों को, विस्मयादि बोधक को, ये विस्मयादि बोधक अव्यय को प्रकट करते हैं। और इन शब्दों के साथ में कौन सा भाव प्रकट हो रहा है तो ये उस भाव का उल्लेख यहाँ पर करना होगा। और आपका ये पद परिचय यहाँ पर ये टॉपिक जो है लगभग पूरा हो चुका है। आइए इसका एक उदाहरण हम जान लेते हैं। एक उदाहरण पढ़ते हैं इसका। हम अपने देश पर मर मिटेंगे। इसमें हम पहले हम का पद परिचय करेंगे। तो हम जो है वो एक सर्वनाम शब्द है, उत्तम पुरुष है, बहुवचन है, पुल्लिंग है, कर्ता कारक है। इसके बाद में अपने पद का हम परिचय देंगे। सर्वनाम पद है, निजवाचक है, पुल्लिंग है, एक वचन है, संबंध कारक है और देश से इसका संबंध है। देश पर का पद परिचय देंगे। संज्ञा पद है, जातिवाचक है, जातिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन, अधिकरण कारक है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है, वहाँ अधिकरण कारक है। मर मिटेंगे तो इसमें अकर्मक क्रिया है, पुल्लिंग, बहुवचन है, भविष्यत काल है, कर्तवाच्य है और हम कर्ता की क्रिया है ये कि हम देश पर मर मिटेंगे।
तो ये हम कर्ता की क्रिया है। इसके साथ में ये आपका वीडियो कंप्लीट हो जाता है और ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। मैं उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपको लेकिन इसके बाद भी अगर कोई क्यूरी या कोई क्वेश्चन आपके मन में है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आप